मज़ा तो उस युद्ध में है जिसमें आपकी हार निश्चित हो, क्योंकि ऐसा युद्ध जिसमें आपकी जीत निश्चित हो कायर भी लड़ लेते हैं। योद्धा सदैव उसी युद्ध को लड़ता है जिसमें हार निश्चित होती है, और उस हार को जब आप जीत में परिवर्तित करते हैं ना, तो उसका आनंद ही अलग होता है। तो हाय गाइस, मैं हूँ अबीहा इंतखाब। अबीहा क्लासेस सफलता की सोच में आपका स्वागत है। और चलिए आपकी सफलता को रोज़ एक कदम आगे बढ़ाते हैं और इतिहास का डर समाप्त कराते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अभी हम जो मेरी सीरीज चल रही है वो गांधी युग चल रहा है, तो गांधी युग में आज हम पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन। ठीक है, इसके पहले मैंने चंपारण, मिल मजदूर और खिलाफत आंदोलन पढ़ा चुकी हूँ, तो आज हम पढ़ेंगे गांधी युग में असहयोग आंदोलन। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और जो भी प्रॉब्लम है उसे कमेंट करके बताइए। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। असहयोग आंदोलन जो कब स्टार्ट हुआ? 1920 में स्टार्ट हुआ। इसके पीछे का क्या कारण था, किस कारण से स्टार्ट हुआ, किस आंदोलन को असहयोग आंदोलन में परिवर्तित किया गया, तो उस आंदोलन का नाम था खिलाफत आंदोलन। इस आंदोलन पे मैंने पूरी वीडियो बनाई है, लेकिन यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा रिवीजन करवाऊंगी क्योंकि रिवीजन इंपॉर्टेंट है। तभी हम असहयोग आंदोलन पे आएंगे, तो बहुत जल्दी रिवीजन करवाऊंगी। लेकिन अगर आपको खिलाफत आंदोलन डीपली पढ़ना है तो आपको मेरी उस वीडियो को देखना पड़ेगा जो मैंने खिलाफत आंदोलन पे बनाया। ठीक है, तो खिलाफत आंदोलन क्या था इस पे बात करते हैं, तभी हम असहयोग आंदोलन में पहुंचेंगे। 1919 में यह आंदोलन स्टार्ट हुआ था। खिलाफत आंदोलन 1919 में स्टार्ट किया गया था। ये क्यों स्टार्ट किया गया था? देखिए, जैसे कि स्थिति हम देखते हैं कि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ। ठीक है, विश्व युद्ध में दो पार्टी थी। एक जो था मित्र राष्ट्र और एक था आपका ध्रुवी राष्ट्र। ठीक है, एक मित्र राष्ट्र था, ध्रुवी राष्ट्र था, जिसमें ब्रिटेन है मित्र राष्ट्र में, यूएसए है, जापान है और आपका रूस है, फ्रांस है। ठीक है, और इधर क्या था? ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य पूरा। ठीक है, ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य। और दूसरा आपका क्या था? जर्मनी तो नेतृत्व ही कर रहा था पूरा। और तीसरा नाम था ऑटोमन एम्पायर। देखिए, ऑटोमन एम्पायर कैसे बना, किस सन में बना, ये सब मैंने खिलाफत आंदोलन में पढ़ाया है, तो यहाँ पे इतना टाइम मैं नहीं लूंगी। बस मैंने बता दिया कि ये दो स्थितियां हमें प्रथम विश्व युद्ध में देखने को मिलती है। जैसे कि हम जानते हैं कि मित्र राष्ट्र क्या हो जाते हैं? जीत जाते हैं, और ध्रुवी राष्ट्र हार जाते हैं। ध्रुवी राष्ट्र क्या हो जाते हैं? हार जाते हैं। तो मित्र राष्ट्र ध्रुवी राष्ट्र से बोलते भैया तुम हार गए हो, तो अब जितने भी उपनिवेश है वो आपको हमें देना पड़ेगा। कुछ संधि करवाई जाती है, जिसमें एक संधि का नाम होता है सेर्वेस संधि। सेर्वेस संधि के तहत ऑटोमन एम्पायर के जितने भी क्षेत्र आते हैं, जैसे कि आप देखिए इजिप्ट, सीरिया, इराक, ये जितने भी क्षेत्र आते हैं, लेबनान, ठीक है, ये जितने भी क्षेत्र आते हैं, इन सबको ब्रिटेन कहता है आप हमें दे दो क्योंकि आप हार चुके हो। लेकिन इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट देखने को मिलती है कि इन सारे क्षेत्रों में मस्जिदें, अब मुस्लिम्स कंट्री है तो मस्जिदें काफी इंपॉर्टेंट मस्जिदें रहती हैं, काफी जिसे आप बोल सकते हो इस्लाम धर्म से जुड़ी हुई मस्जिदें रहती हैं इजिप्ट, सीरिया, इराक और लेबनान में। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि ऑटोमन एम्पायर जब कहा जाता है कि आप ये सब हमें दे दो, तो इसके कारण बहुत सी मस्जिदें भी ब्रिटेन के हक में जाती हैं। ठीक, देखिए ब्रिटेन की हुकूमत 1999 की बात करते हैं, जब ये संधि हुई थी 1999 में, ब्रिटेन की हुकूमत भारत में काफी मजबूत स्थिति से थी। ठीक है, ब्रिटिश सरकार थी भारत में, तो इस कारण ये मूवमेंट पूरे विश्व में चला। देखिए, पूरे विश्व के मुसलमानों ने कहा कि हम मस्जिदें नहीं देंगे ब्रिटेन को। ऑटोमन एम्पायर का साथ दिया गया कि ये हमें मस्जिदें अपनी नहीं देनी है। इस कारण पूरे विश्व में मुस्लिम्स ने मूवमेंट चलाया, और उसी का एक मूवमेंट भारत में चला, खिलाफत आंदोलन। ठीक है, खिलाफत आंदोलन भारत में चला। इस आंदोलन में ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी किसने बनाई? अली बंधुओं ने बनाई। शौकत अली और मोहम्मद अली नाम है, लेकिन अली बंधुओं उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इतना ही याद रखना। अली बंधुओं ने बनाई, जिसके अध्यक्ष कौन चुने गए? महात्मा गांधी चुने गए, जिसके अध्यक्ष महात्मा गांधी चुने गए। ठीक है, ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी जो बनाई गई उसके अध्यक्ष महात्मा गांधी चुने गए, और ये खिलाफत आंदोलन पूरे देश में काफी तेजी से चला। और भारत में इसकी स्थिति इसलिए भी मजबूत मानी गई क्योंकि ब्रिटिश जो यहाँ पे थे, ब्रिटिश हुकूमत थी, ब्रिटेन की हुकूमत थी, और वो भारत में हुकूमत कर रहे थे। इस कारण इस मूवमेंट को काफी बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया। ठीक है, तो आपको खिलाफत आंदोलन समझ में आ गया काफी अच्छे से कि खिलाफत आंदोलन क्या था।
जितने भी मुस्लिम्स थे पूरे विश्व के और भारत के भी सारे मुसलमानों ने कहा कि हम अपनी मस्जिदें नहीं देंगे, और अगर आप नहीं माने तो हम सरकार का सहयोग नहीं करेंगे, हम जितने भी सरकारी कामकाज है उनसे अपने हाथ खींच लेंगे। ये स्थिति देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे खिलाफत आंदोलन को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में परिवर्तित किया, कब किया, उस पर भी बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि खिलाफत आंदोलन क्या था। खिलाफत आंदोलन को हम देखते हैं, खिलाफत आंदोलन को ही असहयोग आंदोलन में परिवर्तित किया जाता है। कब? 31 अगस्त 1920 को खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन में परिवर्तित हो जाता है। खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन में बदल जाता है, असहयोग आंदोलन में परिवर्तित हो जाता है या बदल जाता है, जो भी मानिए। ठीक है, इसको कौन बदलते हैं? गांधी जी का बहुत इसमें अहम रोल रहता है, सबसे मुख्य पात्र रहते हैं खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन में बदलने के लिए। देखिए, क्योंकि खिलाफत आंदोलन एक चिंगारी रहती, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही संप्रदाय होता है, उसका नाम क्या है? मुस्लिम। अब मुस्लिम ही सिर्फ सम्मिलित होते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि अगर सरकार नहीं मानती, और वही होता है, सरकार मानती भी नहीं, और सारा जितना भी ऑटोमन एम्पायर से वो सब कुछ छीन लिया जाता है, और सिर्फ बचता क्या है? तुर्क ही बचता है, यानी जो तुर्की का सुल्तान होता है सिर्फ वही बचता है, और वही खलीफा कहलाता है। फिर आगे की स्थिति हम देखते हैं, कमाल पाशा इस खलीफा पद को समाप्त कर देता है 1924 में। हम उस पर बात नहीं करते ज़्यादा, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। तो उस पर हम रहते हैं कि 1920 में मुस्लिम जो रहते हैं वही 1919 का जो खिलाफत आंदोलन चलता है उसमें सिर्फ मुस्लिम ही सम्मिलित रहते हैं। तो वो बोलते हैं, गांधी जी बोलते हैं ब्रिटिश हुकूमत से कि यदि आप हमारी बात नहीं मानेंगे, यानी मस्जिदों को वापस नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे? हम एक बड़ा मूवमेंट चलाएंगे, और उसका नाम क्या होगा? असहयोग आंदोलन। अभी तो सिर्फ मुस्लिम आपका सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसके बाद हिंदू भी आपका सहयोग नहीं करेंगे, यानी आपका सहयोग नहीं करेंगे, और यही चीज किसमें परिवर्तित हो जाएगी? असहयोग आंदोलन में परिवर्तित हो जाएगी। जो गांधी जी कहते हैं कि अभी तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम आपका सपोर्ट नहीं कर रहे, वो खिलाफत आंदोलन के तहत था। तो गांधी जी दिमाग लगाते हैं कि इस चिंगारी को आग कैसे बनाया जाए। 100 वर्ष तक गांधी जी का कहना था कि ऐसा साधन हमें नहीं मिलेगा, ऐसा मूवमेंट हम नहीं खड़ा कर पाएंगे, इसलिए वो क्या करते हैं? खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन में परिवर्तित कर देते हैं। इससे मुस्लिम और हिंदू दोनों संप्रदाय, दोनों समाज जुड़ जाता है, और ब्रिटेन सरकार के खिलाफ एक काफी बड़ा मूवमेंट, एक बड़ा आंदोलन चलाया जाता है, जिसका नाम होता है असहयोग आंदोलन। जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, सरकार का सहयोग नहीं करना। देखिए, जब ब्रिटिशियन यानी ब्रिटेन के जितने भी यहाँ पे आए, पहले तो व्यापार करने आए, फिर हुकूमत करने लगे, शासन करने लगे, तो जब यहाँ पे आते हैं तो वो अपने सबको, सारे मजदूरों को लेके नहीं आएंगे। वो यहाँ कॉलेज खोलेंगे, स्कूल खोलेंगे, पढ़ने वाले तो यही इंडियंस ही होंगे ना। जो फैक्ट्री लगाएंगे उसमें मजदूरी कौन करेगा? हम भारतवासी, हमारे इंडियंस होंगे। तो यहाँ पे स्थिति ये देखने को मिलती है कि ये जो बड़े बड़े लीडर्स होते हैं वो क्या कहते हैं कि इन मजदूरों से आह्वान करते हैं कि आप क्या करो, वापस हो जाओ, इनके साथ काम मत करो, क्योंकि सरकार का असहयोग करना मतलब सहयोग नहीं करना, इससे भी सरकार पस्त हो सकती है। उसको भी ये महसूस होगा कि हम मजदूर हम कहाँ से लाए, इतने पूरा ब्रिटेन उठ के तो आएगा नहीं इंडिया में मजदूरी करने के लिए, स्कूल में पढ़ाने के लिए यहीं के बच्चे चाहिए। तो जब सरकार को सहयोग प्राप्त नहीं होगा तो वो टूट जाएगी, चरमरा जाएगी। यही प्लान था गांधी जी का। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है असहयोग आंदोलन 31 अगस्त को बनता है। 31 अगस्त को ये आंदोलन स्टार्ट होता है। खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन में परिवर्तित किया जाता है। देखिए, हम कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। 1 अगस्त को एक काफी बड़ी क्षति होती है, काफी बड़ी हानि होती है, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक का निधन हो जाता है। बाल गंगाधर तिलक का क्या हो जाता है? निधन हो जाता है 1 अगस्त 1920 को। एक काफी बड़ी क्षति होती है, लेकिन धीरे धीरे इस क्षति को कौन भर देते हैं? आप देखेंगे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास और महात्मा गांधी। ठीक है, इनकी कमी को ये 3 बड़े लीडर्स बहुत जल्दी ही भर देते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी की स्थिति अब काफी मजबूत हो चुकी रहती है। देखिए, 1917 का चंपारण, उसके बाद 1918 का मिल मजदूर, और फिर उसके बाद 1919 का खिलाफत, और अब 1920 का ये असहयोग आंदोलन।
गांधी जी देखिए सक्रिय राजनीति में 1917 में भाग लेते हैं जब चंपारण होता है, लेकिन अब गांधी जी की काफी मजबूत स्थिति हुई रहती है क्योंकि ये दो मूवमेंट वो बिल्कुल सफल कराते हैं और खिलाफत आंदोलन को भी एक बड़े आंदोलन में परिवर्तित करने में वो सफल होते हैं। तो काफी जिसे आप देख सकते हो गांधी जी का काफी नाम बढ़ चढ़ के भारत की राजनीति में आता है, उन्हें एक बड़े लीडर के रूप में यहाँ पे देखा जा सकता है। ठीक, तो यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको जितने थे वो बता दिए कि बाल गंगाधर तिलक जिनकी मृत्यु हो जाती है, निधन हो जाता है 1 अगस्त 1920 को। देखिए असहयोग आंदोलन में होता क्या है, सरकार के जितने भी कामकाज है उनको जितने भी इंडियंस है भारतीयों से कहा जाता है, आह्वान किया जाता है कि आप सरकार के कामकाज में बिल्कुल भी मदद मत कीजिए, यानी स्कूल कॉलेजेस हैं वहां से नाम कटा लीजिए, जितने भी वकील हैं बड़े बड़े वो कोई भी मुकदमा नहीं लड़ेंगे। तो उसमें बड़े बड़े वकीलों में नाम जो आता है वो होते राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल, ये बड़े बड़े नाम हमें क्या देखने को मिलते हैं, असहयोग आंदोलन में कूद जाते हैं और वकालत छोड़ देते हैं, वकालत नहीं करते, वकालत छोड़ देते हैं। ये बड़े बड़े नाम जो हमें देखने को मिल सकते हैं, इतिहास में इनको आगे काफी बड़ी बड़ी लीडरशिप मिलती है। ठीक है, तो असहयोग करते हैं, सरकार को कोई भी सहायता नहीं की जाती, स्कूल कॉलेजेस क्या करवा दिए जाते हैं, स्कूल कॉलेजेस से बच्चों के नाम कटवा दिए जाते हैं। तो अब स्थिति ये रहती है, समस्या ये उत्पन्न होती है कि जब इस बड़े बड़े कॉलेजेस से नाम कटवा लिए जाए तो अब बच्चे शिक्षित कहाँ होंगे, पढ़ेंगे कहाँ। तो वहां पे हमें देखने को मिलता है कि जामिया मिल्लिया की स्थापना होती है, बिहार विद्यापीठ की स्थापना होती है। तो इन सब नए नए कॉलेजों की भी स्थापना होती है जहां पे हिंदी को और हमारी जो संस्कृति लैंग्वेज है उसको बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत किया जाता है। जैसे उर्दू है, आपकी संस्कृत है, हिंदी है, इनको ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि असहयोग आंदोलन काफी अच्छे से चल रहा होता है, एक बहुत बड़ा मूवमेंट जो सरकार को परेशान करता रहता है और सरकार धीरे धीरे से पस्त भी होती है, क्योंकि जलियांवाला बाग और रॉलेट एक्ट के बाद मतलब एक काफी बड़ा आंदोलन स्टार्ट होता है जो सरकार को परेशान करता है और उस आंदोलन का नाम क्या होता है, असहयोग आंदोलन, जो 31 अगस्त 1920 से स्टार्ट होता है। खिलाफत आंदोलन का एक नया रूप यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब असहयोग आंदोलन वापस कैसे लिया जाता है, जैसे कि आपको याद ही होगा, आप हिस्ट्री के पढ़ते हो, अगर थोड़ी बहुत भी स्कूल में पढ़ी होगी तो आपने चौरी चौरा कांड जरूर पढ़ा होगा। चौरी चौरा कांड, उसके ही कारण गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। तो हम उस पर भी चर्चा करते हैं क्योंकि बिना चौरी चौरा कांड की चर्चा किए असहयोग आंदोलन अधूरा है। हाँ, क्योंकि समाप्ति भी तो इंपॉर्टेंट है कि कैसे समाप्त हुआ, ये भी देखना बहुत आवश्यक है। तो चौरी चौरा कांड जो हमें यहाँ देखने को मिलता है, देखिए गोरखपुर के पास एक जिला है जिसका नाम क्या है, चौरी चौरा। उस जिले का नाम क्या है, चौरी चौरा जिले का नाम रहता है। तो हम डेट वाइज चलते हैं, काफी आराम से चलते हैं। देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप जब हिस्ट्री याद करते हो तो सन को बिल्कुल मत रटो, क्योंकि जब आप सन को रटने लगते हो ना तो आप भूल जाते हो। एक कड़ी से दूसरी कड़ी जोड़ो तभी आप मंजिल तक पहुंच पाओगे। तो एक एक घटना, हर घटनाक्रम को दूसरी घटनाक्रम से जोड़ के देखो, आपको घटना भी याद हो जाएगी अच्छे से और सन भी रट जाएगा बिल्कुल आराम से। तो आप चंपारण पढ़ रहे हो, चंपारण के बाद अगर आप मिल मजदूर पढ़ रहे हो, फिर खिलाफत पढ़ रहे हो, असहयोग आंदोलन पढ़ रहे हो, तो आप कभी किसी के भी सन नहीं भूलोगे। ठीक, तो गोरखपुर जिला, जहां पे एक गोरखपुर में एक जिला है जिसका नाम चौरी चौरा है। तो चौरी चौरा में हमें क्या देखने को मिलता है, 2 फरवरी, ठीक, 2 फरवरी 1922 में ही ये असहयोग आंदोलन वापस लिया गया। तो 2 फरवरी 1922 को ही अहिर भगवान नामक एक व्यक्ति रहते हैं जो रिटायर्ड फौजी रहते हैं। अहिर भगवान नामक एक व्यक्ति क्या करते हैं, एक मार्च निकालते हैं, क्योंकि उस टाइम शराबों की कीमत और महंगाई काफी बढ़ गई थी खाद्य पदार्थों पे। ठीक है, खाद्य पदार्थों पे शराब की कीमत और महंगाई काफी तेजी से बढ़ गई थी। इस कारण अहिर भगवान नामक एक रिटायर्ड फौजी एक मार्च निकालते हैं, पर क्या किया जाता है, उन पे लाठियां चलाई जाती हैं और उनको जेल में बंद कर दिया जाता है। इस कारण वहां के जितने भी लोग रहते हैं वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। कहते हैं कि जब ये जो भी मार्च निकाली गई थी ये बिल्कुल शांति से निकाली गई थी, अहिंसक रूप से निकाली गई थी, कोई हिंसा नहीं थी, तो पुलिस क्यों इनको क्या कर देती है, क्यों जेल में बंद करती है, क्यों इन पे लाठीचार्ज करती है, ये सब सवाल उठते हैं उनके जहन में। और फिर 4 फरवरी को एक नई मार्च निकाली जाती, एक नया मूवमेंट यानी आंदोलन आप बोल सकते हो, एक रैली जो भी आप कह सको, एक रैली निकलती है फिर से 4 मार्च को।
सॉरी 4 फरवरी को एक मार्च निकलता है, आंदोलन या रैली जो भी आप कहो। देखो 2 फरवरी को ये अहिर वाला कांड होता है, अहिर भगवान जो रिटायर्ड फौजी रहते हैं वो एक रैली निकालते हैं, और फिर ही 4 फरवरी को फिर एक आंदोलन और एक रैली निकलती है जिसमें काफी लोग शामिल होते हैं, जैसे कि 2000 से 2500 लोग इसमें शामिल होते हैं। कितने? 2000 से 2500 लोग शामिल होते हैं, और वो चौक के रास्ते, हर शहर में एक चौक होता है, तो वहां से भी चौक के रास्ते होते हुए जाते हैं, और जितने भी दुकानें होती हैं उनको क्या करवाने लगते हैं? बंद करवाने लगते हैं जबरदस्ती। मार्च जो निकालते हैं, जो रैली निकालते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी हिंसा देखने को हमें मिलती है। तो जितने भी चौक में दुकानें होती हैं उनको क्या करते हैं? जबरदस्ती बंद कराते हैं। तो पुलिस क्या करती है? इन लोगों को जेल में बंद कर देती है, इनके लीडर को पुलिस क्या करती थी? जितने भी लीडर्स होते हैं उनको जेल में बंद कर देती है। इस कारण ये भीड़ बहुत ज्यादा विद्रोही हो जाती है, आक्रोशित हो जाती है। तो मैं जैसे आपको दिखाती हूँ कि ये थाना जो चौकी है, पुलिस चौकी, चौरी चौरा पुलिस चौकी रहती है, इसके अगल बगल क्या होता है? भीड़ इकट्ठा हो जाती है। इसके अंदर इनके लीडर्स को क्या किया जाता है? बंदी बना के रखा जाता है। भीड़ इसके किनारे किनारे इकट्ठा हो जाती है और आवाज नारे देती है कि हमारे लीडर्स को आजाद करो, हमारे लीडर्स को बाहर करो। लेकिन पुलिस वाले कुछ भी नहीं कहते, और बाहर आते हैं तो इन पे लाठी डंडा चलाते हैं, फिर भी ये नहीं मानते और वहीं डटे रहते हैं, और भीड़ धीरे धीरे क्या हो जाती है? गुस्साने लगती है। और ये जो पुलिस वाले रहते हैं, जो चौरी चौरा पुलिस चौकी रहती है, चौरी चौरा पुलिस के जो भी पुलिस कर्मी रहते हैं वो बाहर आते हैं और हवाई फायरिंग करते हैं। क्या करते हैं? हवाई फायरिंग करते हैं, जिस कारण भीड़ और ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो पुलिस वालों पर पत्थर चलाने लगती है। पुलिस वालों पर यानी पुलिस कर्मियों पे क्या करती है? पत्थर चलाने लगती है। जो भीड़ किनारे किनारे खड़ी होती है, और वो भीड़ जब पुलिस वालों पे पत्थर चलाने लगती है तो वो और ज्यादा हवाई फायरिंग करने लगते हैं। और इसी हवाई फायरिंग के कारण कुछ गोलियां, जो साइड यहाँ पे लोग खड़े होते हैं, पूरी भीड़ जो खड़ी रहती है चौकी के अगल बगल, कुछ गोलियां यहाँ जो नागरिक खड़े रहते हैं उनको भी लग जाती है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि कुछ नागरिक घायल हो जाते हैं और कुछ की मौत हो जाती है। ठीक है, कुछ नागरिक घायल हो जाते हैं और कुछ की मौत हो जाती है। इससे भीड़ और ज्यादा आक्रोशित हो जाती है और जबरदस्ती पुलिस चौकी में घुस के अपने लीडर्स को आजाद कराती है। और जो 22 से 23 पुलिसकर्मी रहते हैं, 22 से 23 पुलिसकर्मी रहते हैं, उनको पूरी पुलिस चौकी को और उनको आग के हवाले कर दिया जाता है, मतलब पूरी पुलिस चौकी को जला दिया जाता है। इतिहासकार इतिहास में ये भी लिखते हैं कि वहां की स्थिति इतनी भयावह रहती है कि जो भी पुलिसकर्मी बाहर अपनी जान बचाने के लिए भागना चाहते हैं उनको भीड़ वापस उठाकर इस पुलिस चौकी में फेंक देती है और आग के हवाले कर देती है। तो 22 से 23 पुलिस वाले इस घटना क्रम में क्या हो जाते हैं? मृत्यु उनको प्राप्त हो जाती है, वो मर जाते हैं। जब ये स्थिति ब्रिटिश हुकूमत को पता चलती है तो चौरी चौरा में मार्शल लॉ लगा देती है ब्रिटिश हुकूमत क्या करती है? मार्शल लॉ लगा देती है। और हमारे प्यारे बापूजी 5 दिन का उपवास रखते हैं। क्या करते हैं वो? यही वो सबसे ज्यादा काम करते हैं, बेचारे उपवास रखते हैं। अहिंसकवादी हैं तो उपवास ही रखे हैं, तो सबसे ज्यादा वो हमें देखने को क्या मिलता है? वो उपवास रखते हैं और असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं हमारे प्रिय गांधी जी। ठीक है, असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। इतिहासकार ये तक मानते हैं कि अगर इस मूवमेंट को वापस नहीं लिया जाता तो शायद भारत छोड़ो आंदोलन की आवश्यकता नहीं पड़ती और असहयोग आंदोलन के कारण ही देश आजाद हो जाता। लेकिन गांधी जी थे, उन्होंने इस मूवमेंट को स्टार्ट कराया था, तो इस मूवमेंट को वापस लेने का उनका पूरा हक था। 5 दिन का उपवास रखा उन्होंने, मतलब उनको हिंसा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी, तो उन्होंने इस हिंसा उनका मानना था कि ये सब कुछ जो हुआ वो असहयोग आंदोलन के कारण हुआ। मैं जो कहना चाह रहा था जनता वो सही से चीजें नहीं समझ पाई, तो इस मूवमेंट को ही क्या कर देना चाहिए? बंद कर देना चाहिए। गांधी जी ने ये सोचा और वही किया। 1922 को ये मूवमेंट वापस ले लिया गया, यानी असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया 1922 को, जो 1920 से स्टार्ट हुआ था। और वो खिलाफत मूवमेंट का एक परिवर्तित रूप था। जैसे यहाँ पे आपको बहुत अच्छे समझना है, खिलाफत मूवमेंट का एक परिवर्तित रूप था असहयोग आंदोलन। ठीक, यहाँ पे जो हम बोलते हैं ना अक्सर कि जो धर्म होता है बांट देता है, लेकिन यहाँ पे स्थिति देखने को मिलती है कि दोनों धर्म मिलके एक मूवमेंट चलाते हैं। खिलाफत मूवमेंट में, खिलाफत आंदोलन में सिर्फ मुस्लिम्स होते हैं, जबकि असहयोग आंदोलन में हिंदू और मुसलमान दोनों देखने को हमें यहाँ पे मिलते हैं। असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने इसी चीज का फायदा उठाया था कि खिलाफत मूवमेंट में सिर्फ मुस्लिम्स है तो इतना बड़ा आंदोलन नहीं हो पाएगा, तो इसलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन को परिवर्तित कर दिया, खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन में परिवर्तित कर दिया। तो यहाँ पे मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे पॉइंट्स आपको समझा दिए।
कि असहयोग आंदोलन कैसे स्टार्ट हुआ, खिलाफत आंदोलन से परिवर्तित हुआ, चौरी चौरा कांड के कारण ये समाप्त हुआ। तो मैंने चौरी चौरा कांड पूरा आपको पढ़ा दिया। तो यहाँ पे असहयोग आंदोलन से कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके छूटे नहीं है। सरकार का असहयोग करना ही असहयोग आंदोलन था, यानी सरकार के कामकाज में भागीदारी नहीं देना, जितनी भी उपाधि सरकार ने बड़े बड़े लोगों को दी है वो सब वापस कर देना, बड़े बड़े नाम वापस कर देना, यही असहयोग था। मतलब सरकार का सहयोग नहीं करना, और ये भी अहिंसक रूप से। जैसे ही इसमें हिंसा सम्मिलित हुई, गांधी जी ने इस मूवमेंट को ही बंद कर दिया। तो यहाँ पे पूरा असहयोग आंदोलन आपका समाप्त हुआ। आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू।